वेलकम वंस अगेन। पिछली बार हमने ड्रॉप्स तक सरफेस टेंशन की बात आपसे कर ली। अब होता क्या है, देखिए, अगर आपके पास ड्रॉप्स अलग अलग जुड़ गए हैं तो क्या होता है, जो नया ड्रॉप बनता है या एक बड़ा ड्रॉप छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, दोनों केसेस में सरफेस एरिया उतने हिस्सों में नहीं टूटता। और क्योंकि सरफेस एरिया उतने हिस्सों में नहीं टूटता, इसका मतलब दोनों केस में एनर्जी ऑफ द ड्रॉप विल बी चेंजिंग। एनर्जी अलग अलग है, और अगर एनर्जी अलग अलग है तो डिफरेंस इन एनर्जी किस में आएगी? कुछ या तो हीट रिलीज होगी या हीट वो ले लेगा। बहुत कॉमन आप देखिए, जितने परफ्यूम्स होते हैं उनको जैसे ही आप निकालते हैं आपके हाथों पर ठंडक आती है, क्योंकि आपने एक बड़े ड्रॉप को छोटे 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 बहुत से ड्रॉप्स में तोड़ दिया, तो बहुत सी उसको एनर्जी अधिक चाहिए, वो एनर्जी आपके हाथ से लेकर के वो ड्रॉप बनते हैं। इसका लॉजिक समझिए। एनर्जी रिलीज व्हेन आर स्प्लिट्स इनटू, मतलब एक रेडियस आर का ड्रॉप है जो एन ड्रॉप में टूटता है जिनका रेडियस आर है। उस केस में आपके पास सबसे पहले दोनों रेडियस का आप समझिए कि रिश्ता कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा रेडियस और नए और पुराने रेडियस का रिलेशन। वो कहां से निकलेगा? वॉल्यूम को इक्वेट करके। अब देखिए 4/3πr³ क्या हो गया? उस बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, और छोटे छोटे ड्रॉप बने हैं जो आर रेडियस के बने हैं, इसका मतलब उसमें से एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3πr³। आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से, इससे हम निकाले क्योंकि एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स बने हैं, तो रिश्ता आपके पास आ गया कैपिटल आर इज इक्वल टू n⁻⁴ इंटू आर। यहां पर आप नीट में बहुत आसानी से एक बात समझें कि नीट में क्या होता है, आपके पास n की वैल्यू ऐसी होती है जिसका क्यूब रूट आपको आसानी से पता हो। आपको पता है 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का 3 होता है, 64 का 4 होता है, 125 का 5 होता है। बहुत से लोगों को हिंदी में समझ नहीं आएगा, लेट मी गिव यू इन इंग्लिश। द क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, क्यूब रूट ऑफ 27 is 3, क्यूब रूट ऑफ 64 is 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 is 5। आप इसको यूज कर सकते हैं, तो ये वाले आपको यूज होंगे। अब हम देखिए एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। पहले की एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? एनर्जी रिलीज। पहले की एनर्जी देखिए 4πr² n⁻⁴ मैंने कुछ नहीं किया, 4πr² इंटू टी माइनस n टाइम्स 4/3πr² इंटू टी करके जो वैल्यू निकली है वो मैंने आपके सामने सीधा बना दी है। इतनी एनर्जी रिलीज होगी, उसको मैंने टी से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सरफेस एरिया का डिफरेंस निकाला, उसके बाद उसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास एनर्जी कितनी रिलीज हुई। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, इसमें टेम्परेचर का क्वेश्चन आ जाता है। अब एनर्जी जो रिलीज होगी, एनर्जी किस में जाएगी? अब तक आप थर्मो मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाया, पर आपको मालूम है ms डेल्टा टी होता है, और मास क्या होगा? 4/3πr³ इंटू डेंसिटी। ये मेरे पास मास हो जाने का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो उसको मैंने डिवाइड करना है, तो मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर इंक्रीज आता है, ये वैल्यू 3T। ये टी जो है इसमें ये सरफेस टेंशन है, ये टेम्परेचर इंक्रीज की वैल्यू आई है। जे इज जूल्स कोएफिशिएंट 4.18 या 4.2 जो आप लिया करते हैं, रो इज डेंसिटी, और एस क्या है? एस उस लिक्विड की जिसका ड्रॉप बना उसकी स्पेसिफिक हीट है, 1/R माइनस 1/r। दिस इज द टेम्परेचर इंक्रीज। ध्यान रखना, इसका टी सरफेस टेंशन है। फॉर्मूला नोट करते हुए आप इस गलती को न करें, और ध्यान रखिएगा ये वाली चीज में आपका सरफेस टेंशन टी है। आइए, रो डेंसिटी है और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, मतलब जो लिक्विड है। आइए अब इसके आगे चलते हैं। ये एक टॉपिक था जो पिछला फ्लूइड स्टैटिक्स का एक रह गया था। अब आगे देखिए, अब हम आते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या है आप जानते हैं, पुराने भी हम काइनेमेटिक्स किसको बोलते थे? मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन कहलाती है काइनेमेटिक्स, और जहां पर फोर्स फ्रिक्शन आते हैं वो कहलाता है डायनेमिक्स। डायनामिक्स का मतलब है कॉज ऑफ एक्सेलरेशन स्टडी करना, कॉज ऑफ फोर्स को स्टडी करना, किसके कारण से एक्सेलरेशन होता है, जो फोर्सेस लग रही है उनको स्टडी करना, वो हमारे पास डायनामिक्स होता है। अब देखिए विस्कोसिटी सबसे पहले समझिए। लिक्विड फ्रिक्शन का नाम ही विस्कोसिटी है। Property of fluid due to which it opposes the relative motion between different layers is called viscosity or fluid friction.
अब विस्कोसिटी के बारे में फॉर्मूला तो आप समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि फ्लूइड के फ्रिक्शन में और नॉर्मल फ्रिक्शन में दो फर्क हैं। पहला, फ्लूइड फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। नंबर दो, फ्लूइड फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, जबकि हमारा नॉर्मल फ्रिक्शन जो सॉलिड्स में हमने पढ़ा है वो न तो एरिया पर डिपेंड करता है न वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डीवी बाई डी एक्स क्या हुआ, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ए इज एरिया। आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस टॉपिक का माने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको हर हालत में डायमेंशन याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। ml-1 t-1 निकल जाएगी यहां से भी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन याद रखेंगे तो आपका टाइम सेविंग होनी है। नीट के एग्जाम में आपको यह बात जरूर समझनी है कि स्टूडेंट बाहर आकर यह कहता है सर थोड़ा टाइम और मिलता तो मैं और कर लेता। इस वजह से आपने टाइम को बिल्कुल धीरे नहीं छोड़ना। आगे देखिए, अब यह मैंने आपको बताया विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे आप उनको बढ़ाते हैं तो लिक्विड के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती जाती है और लिक्विड आसानी से फ्लो करता है। लेकिन गैस में ये इंक्रीज होता है, क्यों इसका कारण समझिए, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा टकराने लगते हैं, इस वजह से। और विस्कोसिटी जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। ये थ्योरेटिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगली चीज जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने वर्बली बता दिया था आपको, फिर यहां लिखा हुआ भी आ गया कि डिफरेंस इन फ्रिक्शन फॉर सॉलिड एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी माने लिक्विड फ्रिक्शन, सॉलिड माने पुराना फ्रिक्शन। सो सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। हमारा फॉर्मूला म्यू इंटू एन है। कहीं पर उसमें एरिया भी नहीं आता, उसमें वेलोसिटी भी नहीं आती। हाँ, इतना हम जानते हैं कि अगर बॉडी ने चलना शुरू नहीं किया तो मेरा म्यू एन उतना होगा जो अप्लाइड फोर्स है, लेकिन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं है। जबकि विस्कोसिटी के केस में ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। फॉर्मूला ही आप देख लीजिए, एफ इज फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स विच इज ए इज एरिया, तो एरिया पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, जबकि सॉलिड में ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब आप लिक्विड को बहुत कम वॉल्यूम मतलब वेलोसिटी पे चलाते हैं, नलके को चलाइए तो धीरे धीरे कम चलाएंगे तो एक पॉइंट के पीछे, एक पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल धीरे धीरे वही रास्ता अप्लाई करता है, वही रास्ते पे चलता रहता है। परंतु यदि आप जोर से पानी को खोल देंगे तो पार्टिकल बड़बड़ दाएं बाएं सब जगह गिरता है। यही स्ट्रीमलाइन है। एवरी पार्टिकल ट्रेवल्स द सेम पाथ एज प्रोसीडिंग पार्टिकल पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। जो पार्टिकल पहले निकल रहा है उसके पीछे अगला पार्टिकल उसी रास्ते को फॉलो करता है, उसी पाथ को फॉलो करता है, उसका नाम होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जिस केस में ईच पार्टिकल पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट चेंजेस वेलोसिटी डिसऑर्डरली, कोई उसका फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, दाएं बाएं भागते रहता पार्टिकल, फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, उसका नाम टर्बुलेंट होता है। अब सवाल यह है स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा और टर्बुलेंट फ्लो कब होगा। आपने नाम तो दे दिए, तो अब उसके लिए आपके पास एक वर्ड आएगा रेनॉल्ड नंबर, विच इज डी इज डायमीटर, वी इज वेलोसिटी, रो इज डेंसिटी और नीचे विस्कोसिटी है ईटा। तो डीवी रो बाय ईटा एक नंबर है। कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि इसका डायमेंशन बताओ। याद रखिए इसका न कोई डायमेंशन है न कोई यूनिट है। आप इसको निकालने भी बैठेंगे तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। तो डीवी रो बाय ईटा। अब अगर इसकी वैल्यू 2000 से कम है तो ये लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार भी शब्द उसी का है जो स्ट्रीमलाइन का है, लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो 2000 से कम। और अगर 3000 से ज्यादा है तो इसका नाम टर्बुलेंट फ्लो है। एक प्रश्न हो सकता है सर 2000 और 3000 के बीच में क्या होगा। सर वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग है। जो स्टैंडर्ड ले लिया हमने लेस देन 2000, लेस देन 3000, हम उसी की बात करेंगे। आइए आगे। फिर आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक ने क्या किया, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी हवा में या किसी विस्कस मीडियम में गिर रही है
तो कुछ देर के बाद वो चीज टर्मिनल वेलोसिटी पर आ जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि अब उसके बाद उस वेलोसिटी ने नहीं बदलना। जब वेलोसिटी ने नहीं बदलना तो क्या होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जानी चाहिए। mg वाली फोर्स, आर्किमिडीज वाली फोर्स और विस्कस फोर्स, ये तीनों फोर्सेस बराबर होकर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जानी चाहिए। तो इसलिए स्टोक्स ने कहा उस समय जो विस्कोसिटी की फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये स्टोक्स ने बताया। उसकी वैल्यू होती है 6 पाई आर ईटा वी टी। यहां पर पाई बेटा रह गया, पाई को ध्यान दीजिएगा, 6 पाई आर ईटा वी टी। एफ इज 6 पाई, आर इज रेडियस, ईटा इज विस्कोसिटी एंड वी इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये वाली जो विस्कस फोर्स है वो टर्मिनल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और ये उस समय विस्कस फोर्स है। अब सवाल यह है, जब ये विस्कस फोर्स है, मैंने आपको बताया ये तो सिर्फ विस्कस फोर्स है, और कौन सी दो फोर्सेस काम कर रही हैं आपको क्लियर है? और दो फोर्सेस जो काम कर रही हैं वो लग रही है mg और बॉयंट फोर्स। तो उस केस में क्या, टर्मिनल वेलोसिटी स्फीयर ऑफ रेडियस r, डेंसिटी ρ, मूव्स थ्रू विस्कोसिटी v एंड हैविंग डेंसिटी d। d क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये सीधा उससे निकला है। हमने क्या किया है, जो बॉयंट फोर्स है v ρ g, जो mg वाली फोर्स है और ड्रैग फोर्स, इन तीनों का नेट सम 0 करके हमारे पास ये वैल्यू आती है 2r² सिग्मा माइनस डी जी बाय रो। उसमें क्या है, d डेंसिटी है और ये सिग्मा जो है ये रो की जगह आ गया है, रो और सिग्मा सेम होने चाहिए। इसकी वैल्यू हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी और d किसकी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड की। अब आइए आगे। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं, जो हमारे पास विस्कोसिटी के ये क्वेश्चन इसके ऊपर बड़े आते हैं, इसमें आपका क्या क्वेश्चन आता है आपको ये भी बताता जो वो ये कहता है, मान लो 8 ड्रॉप मिल गए या 4 ड्रॉप मिल गए वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको नया आर मिलता है क्योंकि सिग्मा डी जी ईटा ये कभी नहीं बदलता। तो वेलोसिटी टर्मिनल किसके प्रोपोर्शनल, आर के स्क्वायर के। अगर 2 ड्रॉप मिल गए तो आपको नया रेडियस निकालना पड़ेगा वॉल्यूम कंट्रोल करके, वॉल्यूम को इक्वल करके। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 8 ड्रॉप्स मिल गए तो आपको पता है रेडियस डबल हो जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी वॉल्यूम को इक्वेट करके। तो उस केस में आपका आर 2r हो गया। नई टर्मिनल वेलोसिटी बताइए। तो ये नई टर्मिनल वेलोसिटी का इसके ऊपर क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं। विस्कोसिटी वगैरह बदल के तो कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए वो ज्यादातर इसी बात पर आए हैं कि इतने ड्रॉप जुड़ गए, या एक रेडियस 2 का है एक रेडियस 6 का है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो बताइए। तो वो उस तरीके से आ गया। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए उसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं, जब लिक्विड फ्लो करता है आपको पता है मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, जितना मास है पूरा आएगा और उतना ही जाएगा। लेकिन क्योंकि हम आइडियल लिक्विड ले चुके हैं, आइडियल का क्या मतलब हुआ, इसकी डेंसिटी ने नहीं बदलना। जब मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, डेंसिटी ने नहीं बदलना, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कांस्टेंट होगा। इसी से निकला A1 B1 इक्वल टू A2 V2। A1 ए का एरिया एक पॉइंट का, V1 वहां की वेलोसिटी, A2 दूसरे पॉइंट का एरिया, V2 दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी। इससे ये निकला। आइए अब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। हमारे पास एनर्जी किसी लिक्विड की 3 होती है। आपको पता है नॉर्मली बढ़ते हुए चीजों में आपने एनर्जी पढ़ी है, वो 2 पढ़ी है। एक पढ़ी काइनेटिक, एक अपनी पढ़ी है पोटेंशियल। काइनेटिक आपको पता है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल mgh होती है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं स्टडी करते क्योंकि स्प्रिंग के लिए उस चीज को दबना है, और आपने पहले ही कह दिया इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है हमारा, इसके लिए इसे दबेगा नहीं। एक एनर्जी लास्ट में आती है प्रेशर की, विच इज P इंटू V। किसी भी पॉइंट का प्रेशर अगर P है वहां लिक्विड का और उसका वॉल्यूम V है, तो उसके अंदर उस समय एनर्जी P इंटू V होती है। अब इसको यूज किया जाता है तो हमारे पास एनर्जी 3 आ गई, mgh, हाफ mv स्क्वायर, प्रेशर एनर्जी PV। अब फॉर अ लिक्विड विच इज फ्लोइंग वी हैव अ बर्नौली इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बर्नौली की। इसने क्या किया, तीनों इक्वेशन का सम कांस्टेंट है क्योंकि हमारे पास कैसा लिक्विड है, देखिए आइडियल है। आइडियल होने की वजह से विस्कोसिटी है नहीं, तो एनर्जी का नुकसान होना नहीं है। डेंसिटी
हमारे पास बदल नहीं सकती क्योंकि इनकंप्रेसिबल है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट थी, मैंने डेंसिटी से सब जगह डिवाइड बाय वी कर दिया और डेंसिटी की फॉर्म में सब निकाल दिया। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है, जो फ्लूइड डायनेमिक्स की उतनी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जितनी की न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की डायनेमिक्स नॉर्मल में है। आइए इसको और समझें। अब ये तीनों का सम कांस्टेंट है, ये तीनों फॉर्म में लिख दिए। एक बार पी बाय रो जी एच इस तरह लिख सकते हैं। आपने क्या किया इस बारे में आप देख सकते हैं, आपने रो जी से डिवाइड कर दिया, जिस तरह मर्जी लिख लीजिए। अब इसमें जो पी बाय रो जी है उसका नाम होता है प्रेशर हेड, वी स्क्वायर वाली जो चीज है उसका नाम है वेलोसिटी हेड, और एच वाली जो चीज है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ये तीन नाम। तो बेसिकली प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट है। यूजुअली हमें जब भी इसके क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशनल हेड कभी नहीं बदलता, बाकी इन दो में खेल रहता है, माने प्रेशर में और वेलोसिटी हेड में। ये देखिए, ये हमारे पास एक बर्नौली का आपके सामने इक्वेशन बता रखी है। अब आप देख सकते हैं कि H1 D1 आप देख सकते हैं, नंबर 1 जो शुरुआत में D1 वाला डायमीटर ज्यादा है, अगर D1 का डायमीटर ज्यादा है तो आप जानते हैं इसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए आप P1 और P2 की गेज को देख लीजिए, P1 की रीडिंग ज्यादा बता रहा है, P2 की रीडिंग कम बता रहा है। तो ये पूरा कांस्टेंट होता है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आपने अभी बात करी थी, हमने A1 V1 इक्वल टू A2 V2, उसने उस फॉर्म को डिफरेंट लिख दिया, क्योंकि A क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को अब डी स्क्वायर कर सकते हैं, डायमीटर स्क्वायर, इससे इक्वेट कर दिया। तो ये भी इक्वेशन दोनों बराबर उसमें यूज होती है, और ये है एक्चुअल बर्नौली इक्वेशन का यूज इन तीनों हेड का, सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसके ऊपर क्या तीन चीजें आपके पास आती हैं जिसको बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं। मैग्नस इफेक्ट क्या है, ये जो क्रिकेट वाले अपनी एक साइड की बॉल को थूक से रगड़ते रहते हैं, जो कपड़े पर आप देखेंगे, वो मैग्नस इफेक्ट है। वो क्या करते हैं, एक साइड की बॉल को स्मूथ करते हैं, एक साइड की बॉल को रफ रहने देते हैं, इसलिए उसको बॉल टेम्परिंग बोला जाता है। तो क्या होता है, जहां पर बॉल टेम्परिंग है वहां पर आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यही चीज होती है एयरक्राफ्ट की लिफ्ट के लिए। एयरक्राफ्ट का विंग भी आप देखिए, नीचे से विंग स्मूथ है, ऊपर से विंग टेढ़ा है, तो ऊपर से हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। फिर एक आता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या करता है, लिक्विड का फ्लो नापने के काम आता है। आप चलते पानी में एक जगह पतली पाइप कर दीजिए, वहां पर प्रेशर नाप लीजिए, दोनों का डिफरेंस आप वो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। एक होता है गैस बर्नर, ये घर का गैस बर्नर हो या आपकी लैब का बंसन गैस बर्नर हो, दोनों के अंदर क्या होता है, बीच में एक होल होता है, जब जोर से गैस निकलती है उस होल से अंदर हवा जाती रहती है, बिकॉज आपने वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम हो गया, बीच में से हवा मिल गई और कंबस्शन हो गया। आपको मालूम है कंबस्शन के लिए तीन चीजें होना जरूरी है, टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट और गैस। तो हवा में हवा तो मिलनी जरूरी है ऑक्सीजन की, वो वहां से मिलती है। एंड लास्ट थिंग इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स क्या है, किसी भी लिक्विड को जब आप किसी टैंक में रख दीजिए, जो वेलोसिटी निकलती है उसकी किसी होल से, उसका नाम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, और इसकी वैल्यू √2gh के बराबर ही ली जाती है बर्नौली इक्वेशन की मदद से। ये देखिए, ये जो आपके पास वेलोसिटीज है, दीज आर ऑल वेलोसिटीज ऑफ इफ्लक्स। ये वेलोसिटी √2gh है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड के बजाय एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। मैक्सिमम रेंज के लिए आपके पास बीच वाली हाइट है, देखिए। अब उसका रीजन क्या होता है, वो इस पूरी हाइट का आधा होता है। ये आप थ्योरेटिकली यूज कर सकते हैं कि पूरी हाइट के आधे पर अगर जो होल बनेगा वो आपके पास मैक्सिमम रेंज लाएगा। ऑलराइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज यूज दिस वीडियो एंड टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट।